हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कौन आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज है इस वीडियो से तो बताना दोस्तों आपको क्लास 10th मैथ के दोस्तों 30 महत्वपूर्ण सवालों को दिया दोस्तों। क्लास 10th मैथ का फ्रेंड्स 30 MCQ 30 ऑब्जेक्टिव सवालों को बताने वाले दोस्तों, जो फ्रेंड्स इस बार बोर्ड एग्जाम तो इसमें आ सकते हैं। तो फिर इसी सारे प्रश्नों को समझेंगे क्या प्रश्न का था। तो फिर आज इस बार बोर्ड एग्जाम दोनों 30 देने जा रहे हैं, तो प्लीज आप वीडियो को देखेगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब सवाल इस बार आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल पिछले वर्ष में रिपीट भी किए गए, पूछे भी गए। तो इसलिए समझना क्लियर करना, तो वीडियो को अंत देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मैं 27 प्रश्न यहाँ लिया हूँ, ठीक है, मैथ का है। और मैं दोस्तों बता दूं कि सारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैथ का क्लास 10th का, इस सभी चैप्टर से लिया गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चैप्टर को टच किया गया खत्म, नहीं। मैं सारा ज्योमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, आपका रियल नंबर है, आपका बहुपद है, द्विघात समीकरण, एपी, सारा चैप्टर को देखते हुए ये बनाया गया, क्वेश्चन को लिया गया, ठीक है। और मैं दोस्तों क्वेश्चन को बहुत एनालिसिस करके लिया हूँ, तो मैं देखा कि सारे प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो क्या पता इस बार आ सकता है, तो इसलिए मैं इसको ले लिया हूँ। तो आप समझिए आराम से, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आराम से हम सोल्व करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी नहीं। देखिए तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान है। अब इसका मान निकालना, तो कैसे मान निकलेगा? आपको तो पता होगा नहीं कि 38 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस में साइन 52 का मान कितना होता है, नहीं पता होगा, तो वही वैल्यू थोड़ी ना रखेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, बहादुरी करेंगे। हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि साइन 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। यानी कि जब कॉस में से कॉस 90 में से कॉस की जो एंगल 90 में से जो थीटा घटाएंगे वो साइन के बराबर आ जाएगा। मतलब समझे? अब बताइए दोस्तों, अब 90 में से घटाई तो 38 52 आएगा, बताइए तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 52। यानी कि हम साइन 38 को, देखिए जब मैं देखा कि साइन में भाई 38 को 90 में से घटाया तो 52 आ गया। यानी कि साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? कॉस 52 लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 52। तो यहां से जाएगा 2 cos 52 डिग्री बटा में, देखिए 90 में से घटाया 38 तो 52 आया, तो साइन 90 में थीटा कॉस थीटा तो कॉस 52, नीचे भी क्या आपका कॉस 52। तो देखिए तो 52 कॉस 52 कटेगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये आपका 2 आंसर आ गया। और ये सर फिर से आ चुका है, तो आपको पता नहीं लगा तो नहीं बनेगा। अब मान लीजिए फिर से यहाँ पे साइन 38 था, साइन मान लीजिए आपको दूसरे दे देगा, मान लीजिए साइन क्या देगा आपको? साइन 60 दे देगा, और नीचे कॉस 30 रहेगा, तो वही चीज वही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 42 रहता और यहाँ नीचे 48 रहता, तो भी हो जाता, आंसर 2 आता, क्योंकि कट जा रहा है, तो ये मैंने काट दिया। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा सोल्यूशन करते हैं। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा फ्रेंड। देखिए मैं तो फिर अभी वन लाइनर ही है, लेकिन ऑप्शन नहीं ले पाया, इससे देखिए ऑप्शन लेना कोई बहादुरी नहीं है, आपको बस क्वेश्चन अच्छे से करके जाना पड़ेगा। मैं ऑप्शन रहेगा तो देख बना लेंगे। तो ऑप्शन में आपको दे देगा, जैसे देगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ऐसे दे देगा। तो हम सब पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फ्रेंड्स किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ये क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा आंसर हो गया। आप पढ़े ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी से ये फॉर्मूला निकल के आता है ना। अब मान लीजिए फिर से यहाँ पे 1 + cot स्क्वायर आता तो वो cosec स्क्वायर हो जाता, ठीक है। चलिए आगे है थर्ड नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में है? आपको फिर से ये बहुत सवाल आया हुआ है, बस वैल्यू चेंज कर देता है और पूछ देता है किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रेंट में है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब x का सिंबल, यदि x का दोस्तों आपका साइन निगेटिव रहे और y का पॉजिटिव रहे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहां से देख सकते हैं कि x, देखिए हम लोग पढ़े ना बिंदु का नियम क्या होता है, x, y, x का -8 कर रहा है, y का कम 6 कर रहा है, तो x तो निगेटिव है और y तो पॉजिटिव है, तो यानी कि दोस्तों थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। और वही मान लीजिए फिर दोनों पॉजिटिव रहता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। और वही दोस्तों यदि, सॉरी यहाँ पे मैं भूल जाएगा, ठीक है, आपका सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब मैं बता देता हूँ, प्रूव कर देता हूँ कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि आपको भाई एग्जाम देने जाना है। मैं क्या लिख देता हूँ? द्वितीय चतुर्थांश। और मान लीजिए दोस्तों ये दोनों, यदि मान लीजिए x और y दोनों का जो साइन निगेटिव रहता ना तो थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाता, याद कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, देखिए क्या करता हूँ मैं, कई जगह है से यहाँ पे जगह है, तो दोस्तों ऐसे बनता है x, ये फ्रेंड्स प्लस प्लस रहता है, ये फ्रेंड्स आपका माइनस प्लस रहता है, और ये फ्रेंड्स आपका माइनस माइनस रहता है, और ये फ्रेंड्स आपका प्लस माइनस रहता है। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये x है, x डैश है, ये y है,
ये वाइडेस्ट है। तो ये जो फ्रेंड्स है ना, यही आपका क्या दोस्तों सिंबल रहता है ना। तो माइनस प्लस है ना, यानी कि एक्स का साइन निगेटिव और वाई का पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है आपका, सॉरी स्टैटिक्स का है। तो ये क्या बोल रहा है कि 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका निकालो। तो माध्यिका कैसे निकलता है पता है? माध्यिका बीच वाला होता है, मीन होता है। माध्यिका तो बीच में कैसे निकलेगा, देखिए तो 1 2, इसको पर आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अरेंजमेंट करिएगा तो कितना आ जाएगा 1 2, ऐसे देखिए 3 3 6 7 हुआ है, फिर 7 आपको अति दिया गया है। तो बीच वाला जो होगा फ्रेंड्स वही आपका माध्यिका होगा बिना निकाले हुए। तो इसका अरेंजमेंट कर दीजिए, 7 को है ना, तो इसको बीच में कर दीजिए, आपको वही माध्यिका आ जाएगा, है ना। तो कर दीजिए बीच में, 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब बीच में जो है वही होगा माध्यिका हो जाएगा। तो बीच में देखिए कौन होगा, इधर से 3 नंबर, इधर से 3 नंबर, तो बीच में 4 है, तो 4 आपका क्या आ गया, माध्यिका आंसर आ गया, है ना। तो इसी निकलता है ना माध्यिका, तो आपका माध्यिका निकल गया। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, 5वां नंबर। ये क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा कितना होता है। मासा यानी कि HCF। तो अभी से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, 2 रहे, 5 रहे, 100 रहे, जितना भी संख्या रहेगा ना सबका मासा 1 होता है, याद कर लीजिएगा। HCF कितना होता है, 1 होता है। कौन सा संख्या का, अभाज्य संख्या का, है ना। क्योंकि अभाज्य में क्या होता है, फैक्टर 1 रहता है सब में। मैं आपको बोलूंगा कि 3 और 5 का HCF निकालो तो 1 होगा, क्योंकि 3 और 5 से एक ही कॉमन है ना। तो 3 और 5 क्या अभाज्य संख्या, तो इसलिए 1 होता है, याद कर लीजिएगा। इस वाली एग्जाम में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, कितना होता है, इस वाली पूछा चुका। तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 180 डिग्री। अब क्यों होता है ये याद करिए, बताता हूं। देखिए 180 डिग्री होता है। देखिए हम लोग अर्धवृत्त कैसे पाते हैं, ऐसे पाते हैं। अब जैसे भी रहे ना भाई, ऐसा ही रहता है ना, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। और वही पूरा सर्कल बोलेगा तो ये भी नीचे एंगल बन जाएगा। तो 180 180 कितना, 360 हो जाता है। तो सर्किल का 360 और अर्धवृत्त का 180, है ना। और चतुर्थांश का 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर। मूल बिंदु 0,0 से बिंदु x, y की दूरी होगी। तो याद कर लीजिए, देखिए हम लोग बिंदु का नियामक कैसे निकालते हैं, दो बिंदु की दूरी कैसे निकालते हैं, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे x1 xy तो दिया गया, लेकिन दूसरा बिंदु 0 0 है, तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर x1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 0 का होल स्क्वायर। यानी कि आपको डायरेक्टली आ जाएगा आंसर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये भी से भी याद कर सकते हैं आप लोग। जब मान लीजिए आपको कोई दे देगा, बिंदु से दे देगा ना, मूल बिंदु से दे देगा डिस्टेंस निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करिएगा, जो पॉइंट रहेगा उसी को स्क्वायर कर दीजिएगा। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर रूट अंडर, तो रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये क्या हो गया, मूल बिंदु ओरिजिन से डिस्टेंस हो गया। अगला 8वां नंबर, ये क्या बोल रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो परिधि का फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या आता है फॉर्मूला बताइए तो। 44 बराबर परिधि, परिधि का क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना r। तो काटिएगा तो 22 दूनी 44, 44 खत्म हो जाएगा, यानी कि r बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, आंसर के लिख देता हूँ r बराबर 7। तो आपको फ्रेंड्स ये सब MCQ रहेगा, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना रहेगा, छोटा छोटा कैलकुलेशन रहेगा। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये तो कर सकते, माइंड में कर सकते हैं भाई, क्योंकि फॉर्मूला होता है 2 पाई r और दिया हुआ 44 दिया हुआ है। तो 2 पाई r बराबर 44, तो 2 गुना 22/7 इंटू r बराबर 44। तो 22 44 44 कैंसिल हो जाएगा, अब बटन में 7 उछट जाएगा, तो 7 बन जाएगा, है ना। तो 7 सेंटीमीटर आ गया। अगला 9वां नंबर, 3 + √5 1 है। तो आपको बताना है कि 3 + √5 क्या है। आपको ऑप्शन दे दिया रहेगा, पड़ी में, अपड़ी में, है ना। आपका रेशनल नंबर, वास्तविक संख्या, कुछ भी रहेगा दिया हुआ, तो आपको बना लेना है। तो 3 + √5 क्या फ्रेंड्स, अपरिमेय संख्या। देखो बता देता हूँ आपको, कोई भी संख्या में रहेगा ना रूट अंदर, रूट लगा हुआ, और जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले, जिसका वर्गमूल ना निकले, तो वो अपरिमेय संख्या होता है ना। तो 3 + √5 है ना, तो 5 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, तो 3 + √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि √4 रहेगा तो अपरिमेय मार दीजिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। √4 का वर्गमूल 2 होता है, ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला 10वां नंबर, यदि 2 समरूप त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात 4:9 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा।
तो इसका फ्रेंड्स हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 और 9 का स्क्वायर कर दीजिए 81। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रिक से या एक तरह से मेथड है, याद कर लीजिएगा, थ्योरम एक तरह से है। जब त्रिभुज दो समरूप रहेगा, जब दो ट्रायंगल समरूप रहेगा, सिमिलर रहेगा, तो उसका जो भुजा रहेगा ना, भुजा का स्क्वायर कर दीजिएगा तो छेदफल आ जाएगा। तो भुजा का अनुपात दे दिया था 4:9। अब मुझे पूछा था छेदफल, तो मैं 4 का स्क्वायर कर दिया 16 और 9 का कर दिया 81। तो 16:81 क्या आ गया? दो समरूप त्रिभुज का छेदफल का अनुपात, है ना। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है? 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है? तो इसका भाई कितना आंसर आएगा? हम सब पढ़े सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन कहीं पढ़े 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर नहीं। तो क्या करेंगे, मैं 9 कॉमन ले लूंगा और 9 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 9 गुना 1 बराबर 9। तो इसका आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया? आपका 9 आ गया। ये याद कर लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ में हमेशा सवाल इससे आता है। अगला 12 नंबर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है कि जो बहुपद का घात 2 हो, मैक्सिमम 2 हो, उसका शून्य कितना निकलेगा? तो शून्य 2 निकलेगा, याद कर लीजिए। कितना? 2 निकलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जितना मैक्सिमम घात रहेगा ना उतना उसका शून्य निकलेगा। त्रिघाती बहुपद का 3, चतुर्थ घाती का 4, एक घाती का 1, तो द्विघाती का 2 निकलेगा, है ना। ये याद कर लीजिए, आपका ऑप्शन दिया रहेगा। अगला है 13 नंबर, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? तो याद कर लीजिए फ्रेंड्स, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। निश्चित का 1 होता है और अनिश्चित का 0 होता है। और कभी भी निगेटिव में प्रायिकता का मान नहीं होता, याद कर लीजिएगा। बहुत बार ज्यादा सवाल आया है, बोल देता है कि निम्न कौन प्रायिकता का मान संभव नहीं है? तो -1 -2 3 ऐसे करके, है ना, याद कर लीजिएगा। निश्चित का 1, अनिश्चित का 0। आगे बढ़ते 14 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक है। तो भाई इसको बराबर में 0 करके वैल्यू निकाल लो x का, वही शून्यक हो जाएगा। शून्य का मतलब क्या होता है? वही x का वैल्यू, उस वैल्यू को रखे फंक्शन में तो 0 आ जाए, शून्य कहला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रखेंगे वैल्यू की 0 आ जाएगा? बताइए तो कौन सा रखेंगे वैल्यू? √3 रखेगा तो 0 नहीं आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 3 जाएगा 0, है ना। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, इसका शून्य क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3, है ना, ऐसे निकलेगा। देखिए x² - 3 बराबर 0, तो x² 3, तो x का मान कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा ना। ये सब निकालने आता है ना, बराबर निकालने आता है ना। ये सब छोटा मोटा चीज तो आता ही होगा, है ना। ये सब चीज तो बहुत बेसिक चीज है। तो ये प्लस माइनस √3 आपका आ गया, इसका शून्य का आ गया। आगे बढ़ते 15 नंबर। ये प्रश्न का बहुलक निकाला। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार दिखे, है ना। बहुलक मतलब ज्यादा बार दिखे। तो 2 है, 3 है, 0, 3, 2, 6। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन ज्यादा बार दिख रहा है? कौन ज्यादा बार हुलक रहा है? हुलकना का मतलब दिखना, लुक, हुलक, लुक, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? कौन है ज्यादा? देखिए 2 कितना बार आया? 1, 2, 2 बार आया है। और 3 देखिए 3 कितना बार आया? 1, 2, है, और 6 एक ही बार आया। तो यहाँ पे आपका मामला फंस जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना जाएगा? बहुलक कितना जाएगा? 2 ही मार दीजिए, क्योंकि पहला 2 ही है, ठीक है। तो 2 आया, केस आपका ऐसा मिल जाएगा। पूछा गया वाले तो 2 मान लीजिए। 2 और 3 भी होगा भाई, 2 और 3 दोनों होगा, तो दोनों ज्यादा बार आया है। लेकिन आप इसमें ऑप्शन कहीं गलती रहेगा दिया हुआ, मान लीजिए 3 नहीं रहेगा तो 2 मार दीजिएगा, ठीक है। अगला 16 नंबर, कोई एक ही ऑप्शन होगा, 2 या 3 होगा, याद कर लीजिए, कि एक ही बहुलक होगा। अगला है दोस्तों √cos θ बराबर 1, तो tan θ का मान क्या होगा? तो बताइए दोस्तों कितना होगा? देखिए फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा ना दोस्तों, मैं cos θ बराबर लिख सकता हूँ, यहां से रूट को भेजूंगा तो 1/√2। अब cos में 1/2 कितना का मान होता है? 45 का मान होता है, यानी कि θ बराबर 45 आ जाएगा। तो अभी θ मान 45 आ गया, तो tan में रखिए 45 का मान, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। तो इस तरह से आपको आ गया। अरे भाई इसको भेजिएगा, इसके अंदर तो क्या आ जाएगा? 1/√2 आएगा ना। तो cos θ बराबर 1/√2, इसका मतलब cos में 45 का मान 1/√2 होता है ना। तो cos 45 का मान 1/√2, यानी कि tan 45 का मान भी 1, है ना। थीटा का 45 कर रहा है यहाँ पे, तो ये 1 आ जाएगा। ये सवाल पूछा गया एग्जाम में। अगला है 17 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, तो उसका नियामक क्या होगा? उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो उसका क्या होगा? जब x अक्ष पे है तो उसका y 0 हो जाएगा, है ना। तो y 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या लिख सकते हैं? x, 0। ये हो जाएगा आंसर, है, x, 0 इसका आंसर आ जाएगा।
ये आंसर याद कर लीजिए। जब बिंदु x अक्ष पे रहेगा फ्रेंड्स तो x, 0 उसका नियामक होगा, और y पे रहेगा तो 0, y होगा उसका। अगला फ्रेंड्स 18 नंबर, सभी वर्ग होते हैं तो याद कर लीजिए समरूप। जितना भी फ्रेंड्स वर्ग होगा ना, जितना भी चतुर्भुज होगा ना, जितना भी त्रिभुज होगा ना, सब समरूप होगा, याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज समरूप होगा, समद्विबाहु नहीं। अगला है 19वां नंबर, बोला क्या कि दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, सॉरी कितने परिमेय संख्या होती है। तो दो परिमेय मान लीजिए 1 और 2 के बीच, तो बहुत सारा होगा, है ना, 1.11, 1.112, 1.113, फिर बहुत सारा हो सकता है। तो उस परिमेय संख्या कितना होता है? अनंत होता है। याद कर लीजिए, दो परिमेय संख्या के बीच फ्रेंड्स अनंत परिमेय संख्या होती है या अनगिनत परिमेय संख्या होती है। अगला 20वां नंबर, पाई कैसी संख्या है? तो पाई अपरिमेय है। क्यों भाई, बताता हूं अभी। आप तो बोलिए कि भाई पाई का मान 22/7 होता है तो परिमेय होना चाहिए, बट नहीं दोस्तों, पाई का मान 22/7 को भागा दीजिएगा तो उसका मान आएगा 3.1463, ऐसे करके बहुत सारा मान होता है, बहुत बहुत मान उसका होता है, लास्ट तक जाता है। लेकिन हम लोग सुविधा के लिए 3.14 को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जिसका मान लास्ट तक जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ इसको रोका जाए, तो वो अपरिमेय ही होता है। तो पाई अपरिमेय संख्या होता है ना। अगला है 21वां नंबर, 1593, 13 का एक सार्वंतर कितना होगा? सार्वंतर मतलब एपी में कॉमन डिफरेंस, मतलब कितना का बीच में अंतराल चल रहा है, कितना का डिफरेंस चल रहा है। तो देखिए, तो 1 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है? वो एक 4 बढ़ा तो 5 आ गया, अब 5 का 9 है, यानी कि 4 बढ़ा तो 9 है, 5 4 9, 9 4 13, यानी 4 बढ़ रहा है दो टर्म्स के बीच, है ना। एक में 5 में 4 अंतर है, 5 9 में 4 अंतर है, और 9 और 13 के बीच में 4 ही अंतर है। तो अंतर सेम है, सार्वंतर काल आ जाएगा। तो सार्वंतर कितना आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा। तो आपका सवाल एग्जाम में ऐसा रहेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला 22वां नंबर, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान होगा। तो फ्रेंड्स हमारा 22वें प्रश्न क्या बोल रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताओ। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कौन सा एंगल है जिसमें साइन का भी मान सेम होता है और कॉस का भी मान सेम होता है, बताइए आप लोग। पता है? 45 में साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान भी 1/√2 होता है, यानी कि यहाँ पे थीटा दोनों में 45 होगा, तब तो सेम होगा वैल्यू, है ना। तो साइन का वैल्यू सेम कॉस के बराबर होना चाहिए, ये सब पूछ रहा है। तो थीटा का मान, तो थीटा का मान 45 डिग्री पे क्या होगा? साइन और क्या कॉस बराबर होता है। सॉरी, यहाँ पे क्लियरली ये आप जान लीजिए, एग्जाम में फ्रेंड्स ये सवाल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है और सवालों ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये 45 का मान होता है, याद कर लीजिए। अगला है 23 नंबर, x² + bx + c के शून्यकों का योग क्या होगा? आपका बहुपद दे दिया है, x² + bx + c के शून्य का योग मतलब इसका जो x का वैल्यू आएगा उसको जोड़ने पर क्या आएगा, उसका फॉर्मूला ये बता दो। तो फ्रेंड्स x² + bx + c के शून्य का योग का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है -b/a, -b/a, है ना। जहाँ a b क्या है? x का गुणांक है, और ये क्या है? x² का गुणांक है, और c क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ इसका आंसर मैं क्या डाल दूंगा? -b/a, है ना, -b/a होता है, याद कर लीजिए। ये क्या होता है? शून्यकों का योग। और वही यदि फ्रेंड्स हमारा आंसर शून्यकों का योग ना देके यदि पूछता है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे c/a होता, c/a होता, ठीक है, इसी का। अगला 24 नंबर, दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी बराबर है, क्या बराबर होगा? मान 2 सर्कल दे देगा, तो कब बोलेगा कुछ सर्वांगसम? सर्वांगसम का मतलब सभी अंगों से बराबर, है ना। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रेंट बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में। तो सब कॉन्ग्रेंट कब होता है? जब बराबर होता है उनकी त्रिज्या। किसकी त्रिज्या? यदि वृत्त की त्रिज्या। तो फ्रेंड्स जब दो वृत्त का त्रिज्या यदि बराबर हो जाएगा ना, तो समझिए को सर्कल जो होगा वो सर्वांगसम होगा। अब एक बात याद रखिएगा फ्रेंड, जो सर्वांगसम होगा ना वो समरूप भी होगा, है ना, सिमिलर भी होगा। अगला है 25वां नंबर, प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से ... स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि कोई वृत्त के बाह्य बिंदु से कितना हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, अनंत, अनगिनत, बहुत सारा खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई जैसे एक पार्टिकुलर बिंदु नहीं ना बोला है, किसी बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, कोई बाहरी बिंदु है तो खींचना है हम लोग को, तो बहुत सारा खींच सकते हैं, ठीक है। स्पर्श रेखा मतलब जो वृत्त के टच करके जाए, है ना, टच करके जाएगा उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला है 26 नंबर,
प्रश्न क्या बोल रहा है कि किसी एपी के n पदों का योग होता है, तो फॉर्मूला पता है एपी के n पदों का योगफल का, याद कर लीजिए फ्रेंड्स, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, अभी से एग्जाम में आएगा, इस पे मैथ भी आ सकता है। किसी एपी के n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है, सार्वंतर, ए क्या है, पहला पद, n क्या है, पदों की संख्या, है ना। ये फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला 27वां नंबर, ये ज्योमेट्री का मैं प्रश्न लिया हूं जो बहुत अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए आपका यहाँ पे x का मान बताना है, ठीक है, यानी कि बीपी का मान, देखिए ए और पी है, एपी का मान 8 दिया गया है और पीबी का मान पूछ रहा है, और यहाँ पे त्रिज्या 3 है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर 108 ही आएगा। अब बोले कि 8 क्यों आएगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जब फ्रेंड्स वृत्त पे स्पर्श रेखाएं खींची जाती है एक बाह्य बिंदु से, तो दोनों स्पर्श रेखाएं फ्रेंड्स लंबवत होती है त्रिज्या पे, तो यहाँ त्रिज्या पे लंबवत है, परपेंडिकुलर है, और दोनों दोस्तों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो ये 8 ते भी 8 हो गया, है ना। कोई दिक्कत हो रहा है, तो ये फ्रेंड्स आपका 8 हो गया, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये फ्रेंड्स मुझे लगा कि भाई 27 प्रश्नों को ले लेना चाहिए, क्या पता बच्चे नहीं पढ़े होंगे, उनको कुछ पता भी नहीं रहता, बच्चे क्या 10th में बच्चे नए नए रहते तो उनको उतना नहीं अनुभव रहता है, लेकिन जब हम लोग आगे आ गए तो हम लोग को पता है कि कहाँ सवाल आएगा, कुछ हम लोग एक्सपीरियंस हो गया, तो इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से लाया ताकि आप सीख सकते हैं, आगे जान सकते हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या सोच रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं बता दूं दोस्तों कि जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए 10th एंड 12th का, तब तक हमारे चैनल पे सीरीज चलता रहेगा, आपको बोर्ड एग्जाम को टारगेट को लेकर नए नए टॉपिक डाले जाएंगे जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहेंगे, कुछ टिप्स वगैरह बताए जाएंगे, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। और फ्रेंड्स मैं ज्यादा यही कहूंगा कि वीडियो को अगर शेयर नहीं किए अपने फ्रेंड के साथ तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। और मैं फ्रेंड्स बता दूं दोस्तों कि आप सबने बहुत से बच्चे कमेंट करते थे कि अपना नंबर दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर, तो 1 जनवरी को एक नंबर आएगा, व्हाट्सएप नंबर आएगा, उस नंबर से हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो सकते हैं आप लोग, और उसमें आप नंबर जो आएगा आपका 10th में बोर्ड एग्जाम में, तो आप नंबर का व्हाट्सएप में हमें भेज सकते हैं, एक वीडियो बनाकर या आप भी खुद वीडियो बनाकर, ताकि आपके नंबर से इंस्पायर हो गए बच्चे, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बन रहिएगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।